तुम खुद माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम हमारी जान हो, हमारे जिगर का टुकड़ा हो। जब तुम बेहोश हुई थी तो हमारी जान पे बनाई थी। बारहा इन हाथों ने ऐसे बच्चों को गोद में उठाया जिनमें जिंदगी की रमक ही न थी। को हिला हिला के देखा, उनके रूई जैसे नरम गालों को उंगलियों से छुआ कि शायद आखिरी बार आंखें खोल के वो मुझे देख लें। मैं दीवानों की तरह चीखती, मेरी अजियत कम नहीं होती। 3 साल तैमूर का हंसना बोलना, शरारतें करना मेरे अंदर के खालीपन को और बढ़ा देता था। तब तुम हमारे लिए जिंदगी और रोशनी की किरण बन के आई और मैंने तुम्हारा नाम मेहर रखा, जिसका मतलब मान और मोहब्बत है। मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया बेटा, लेकिन सगी औलाद से बढ़ के तुम्हें चाहा है। हाँ बेटा, अगर मेरी कोई सगी औलाद भी होती तो मैं तुमसे बढ़ के उसको ना चाहता। दुनिया की कौन सी खुशी है जो तुम्हें हमने नहीं दी? तुम्हें किसी बात से हमने मना नहीं किया। ये देखो ये तस्वीरें, ये देखो तुम्हारी फर्स्ट ईयर बर्थडे, सेकंड ईयर बर्थडे, और ये देखो बाबा घोड़ा बने में पूरे दिन तुम्हें अपने पीठ पे लेके फिरते थे। और ये देखो तुम्हारी 3 पहियों की पहली साइकिल, बहुत जिद करती थी कि पूरे दिन भी साइकिल को धक्का दे। फिर तुम्हारे स्कूल डेज शुरू हो गए, पिंक फ्रॉक, ब्लू फ्रॉक्स, नित नए डिजाइन्स, नए नए टॉयज। और ये देखो मैट्रिक में जब तुमने फर्स्ट डिग्री थी ना, तो तुम्हारे बाबा ने आधे शहर को बुलाया था। अपनी बेटी की बुलाए लेते थकते नहीं थे। और इस तरह तुम कॉलेज आ गई। कॉलेज में तुम्हारी फ्रेंड्स के लिए मैं बड़े डिनर्स थ्रो करती थी। और वो याद है ना, वो तुम्हारी लास्ट टीनेज बर्थडे, ओह माय गॉड, वो हमने कितनी बड़ी बनाई थी। तुम्हें याद है ना, या सब कुछ भूल गई? कुछ तो बोलो बेटा। सबके ताने सुनने और तन समेटने से तो बेहतर है कि तुम हमसे कोई बात कर लो। माँ बाप है तुम्हारे। मेरे सगे माँ बाप कौन है? क्या? मेरे सगे माँ बाप कौन है? बेटा, तुमने ये सगे का लफ्ज इस्तेमाल करके मेरे और अपने बीच में एक लकीर खींच दी। मैं भी 24 साल से नहीं जानती थी कि मैं आपका खून नहीं हूं। आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, कोई शिकायत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी मैं अपने असली माँ बाप के बारे में जानना चाहती हूँ। तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? हमने तो सगे खून के रिश्तों से ज्यादा तुम्हें प्यार किया बेटा। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। बस बेटा, तुम हमारी बेटी हो, बस। काश मैं सिर्फ आप दोनों की बेटी होती। मेरा कोई माजी नहीं होता, मेरा सब कुछ सिर्फ आप दोनों होते। लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। मैं अपने असली माँ बाप के बारे में जानना चाहती हूँ। सच बहुत तल्ख है मेहर, बहुत तल्ख है। तुम नहीं सुन पाओगी। जब मैं अपनी शादी टूटते देख सकती हूँ, जब तैमूर की मोहब्बत छूटते देख सकती हूँ,
ये जानकर मैं जिंदा हूं कि आप दोनों मेरे असली माँ बाप नहीं है, तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने मुझे कहा था कि आपने मुझे लीगली अडॉप्ट किया है। मैं वो पेपर्स देखना चाहती हूँ। कोई पेपर्स नहीं है, सब कुछ ज़बानी तय हुआ था, फिर तुम्हें गोद लिया था। किससे? मलिया पप्पू से? कौन है वो? क्या रिश्ता है मेरा उनसे? मैं अगर एक वकार नामी शख्स की बेटी हूं तो वो कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? वो शख्स खुद कहाँ है? किस बात की गवाही, किस चीज का सबूत? आखिर आप मॉम से ऐसे लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? फारिस प्लीज, बेटा इस वक्त आप जाओ। ये बात तुम्हारे डैड और मेरे बीच की है, आप इस मामले में मत आओ, प्लीज जाओ। बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने मुझे अपने मामले में बोलने नहीं दिया, लेकिन आज नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। जानना चाहते हो? हक है तुम्हारा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मां जो है किस किस्म की औरत है, और अगर जानना ही चाहते हो तो फिर अपनी मां से पूछो कि आज से 24 साल पहले महर को शफीक भाई की गोद में इससे लाके क्यों डाला था। मॉम, क्या डैड सच कह रहे हैं? क्यों? क्या हुआ? हिल गया ना अंदर से? लगा ना 440 वोल्ट का झटका? और तुम क्यों चुप हो? जवाब दो, बताओ फारिस को। मॉम, क्या ये सच है? सच ये है बेटा कि शफीक भाई से किए हुए वादे की वजह से मैं आज तक खामोश थी। हाँ, मैं ही मेहरू को लेकर आई थी। क्यों? आपका महर से क्या रिश्ता था? मेहर मेरी दोस्त रिजवाना की बेटी। हम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हॉस्टल में रूममेट्स थे। हमारा एक और दोस्त था, क्लास फेलो हामिद। उसके दोस्त वकार अहमद से रिजवाना को प्यार हो गया और वो दोनों अपने वालिदैन के खिलाफ उन्होंने भाग के शादी कर ली। 3rd ईयर हॉस्टल में रिजवाना ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। रबिया ने तीसरी बार भी मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रो रो के अल्लाह से किसी मौजज़े की दुआ मांग रहा था। तब मलिया का मुझे फोन आया। वो शहर के एक मज़ाफाती अस्पताल से बात कर रही थी, जहां उसकी एक दोस्त रिजवाना ने एक बच्ची को जन्म दिया था। मलिया को वो बच्ची सौंप के वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। रिजवाना का शौहर 3 माह पहले उस औरत को कस्ब पुरसी के आलम में छोड़ के चला गया था। रफीक सारा को उम्रा कराने लेके गया हुआ था। जो फैसला करना था मैंने करना था, सोच समझ के करना था। मलिया की शादी 3 माह बाद तय थी। वो बच्ची को नहीं रख सकती थी। मैं तुम्हें यतीम खाने में नहीं छोड़ सकता था। तब मैंने एक फैसला कर लिया, तुम्हें अडॉप्ट करने का। मैं एक ऐसी माँ की औलाद हूँ जिसने घर वालों से छुप के उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की
और फिर मोहब्बत के नाम पे धोखा खाया। मुझे पैदा करने का अज़ाब अकेले झेला और फिर मर गई। और मेरा बाप, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। बेटा खुद को तकलीफ मत दो, मत दो तकलीफ। 24 साल हमने तुमसे सच इसी वजह से छुपाए रखा था। तुमने तो माँ खोई है, मैंने 3 बच्चे खोए। क्या मेरी ममता तुम्हारे दिल को करार देने के लिए काफी नहीं? जब से ये हकीकत पता चली है, करार ही लूट गया। कल तक मेरे पास सब कुछ था, आज मेरे पास अपनी पहचान तक नहीं है। नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, हमारी बेटी हो बस। जबरदस्त मलिया बेगम, जबरदस्त। क्या कहानी बनाई है तुमने, अनबिलीवेबल, ट्विस्ट पर ट्विस्ट। ये कहानी नहीं है कासिम, मैं आपको बताती हूँ। ये तस्वीर है मेरे पास, ये देखिए, ये सारी, ये रिजवाना, ये मैं, ये हमारा क्लास फेलो हामिद। देखिए, हामिद रिजवाना और वकार अहमद के निकाह में गवाह था। तस्वीरें हैं ये, वकार और रिजवाना का निकाहनामा नहीं है जो मैं यकीन कर लूं। मैं किस तरह से यकीन दिलाऊं आपको कासिम? मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं। मैं किस तरह से? आप चाहते हैं तो मैं कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूं। शफीक भाई से पूछ ले, वो भी गवाते। मॉम, आपको कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी पूरी बात पर यकीन है। और डैड, आपको भी होना चाहिए। इतने सालों बाद भी आप उनके किरदार को समझ नहीं पाए। ठीक कह रहे हो तुम, गलती मेरी है। अगर सच मुझे 24 साल पहले मालूम होता तो क्या मेरी शादी करता? हरगिज़ नहीं। झूठ बोल के ट्रैक किया गया मुझे। जब ये औरत जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा सकती है तो दुनिया का ये कोई काम भी कर सकती है। समझ में आई बात तुम्हारे? डैड, आपको मॉम ने कहा है ना कि ये सब मामू ने करवाया था उनसे। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अंदर से हिल के रह गए थे जब तुम्हें आधा सच पता चला था। हिल जरूर गया था मैं, लेकिन मुझे अपनी मां की बात पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट मुझे फख्र है कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए महर को किसी गलत जगह नहीं छोड़ा। जिम्मेदारी निभाई है। साउंड्स गुड। फारिस, एक बात का जवाब दो मेरी। बिना गवाहों के, बिना सबूतों के कोई केस लड़ सकते हो तुम? लड़ सकते हो? इसमें क्या मुश्किल है डैड? डीएनए मैटरनिटी टेस्ट से सब कुछ प्रूव हो जाता है। जिस तरह से आप मेरी मां की इंसल्ट कर रहे हैं ना, मैं सीधा सीधा आप पर डेफेमेशन केस कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। You know why? क्योंकि आप मेरे डैड हैं। और अफसोस इस बात का है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये आपकी बीवी है और बहुत बाकिरदार है। अच्छा लगा मुझे। पढ़ाया लिखाया, अपनी हड्डियां गला दी इसलिए कि तुम पढ़ लिख के किसी काबिल हो जाओ। और आज ये वक्त आ गया है कि तुम अपनी डिग्रियों का रोप मुझ पे झाड़ो, मेरे हिसाब में तल के खड़े हो जाओ।
अम्मी क्या करेंगी आप वापस जाके? अब आप चले जाएंगी तो मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं रह जाएगा। मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। दिल कैसे नहीं लगेगा? ये घर तुम्हारा है अनाया, तुम्हारा। इसकी हर चीज तुम्हारी है। दिल कैसे नहीं लगेगा? हर चीज मेरी है? रहने दे अम्मी, आप तो ऐसे बात करती हैं जैसे आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। कुछ भी नहीं है मेरा। उस कमरे में हर चीज पे तो मेहर का टैग लगा हुआ है। यहां तक के तैमूर के दिल में भी मेहर है अभी तक। अनाया, बाहर आओ इससे, बदलो अपनी सोच। अरे तुम तो खुश नसीब हो, किसी की शादी में आई और खुद दुल्हन बन गई। और तो और मेरा भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, सब आप ही का खर्च हुआ। तुम्हें पता है मेरी सदियों से ख्वाहिश थी ऐसी इमारत वाली जगह पे रहने की, मगर ये सब तो आप ही के नसीब में था। रफीक भाई से शादी हो गई और मेरे नसीब में लिखा था तुम्हारा अब्बा दुकानदार। हीरा है हीरा जो तुझे मिली, पारस है। बस आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों पे कब्जा कर लो। बहू बन के यहाँ नहीं रहना, मालकिन बन के रहना। समझती हो ना, मालकिन। आपने डैड जैसे आदमी से शादी क्यों की? एमए पास, हॉस्टल में रहने वाली बहादुर लड़की, भला ऐसे आदमी के साथ कैसे फंस गई? 24 साल आपने उनका रवैया बर्दाश्त किया। फारिस, अब जमाना बदल गया है। अब अगर किसी की शादी टूटे तो उसे मामूली बात समझा जाता है। 24-25 साल पहले बात कुछ और थी। अगर किसी लड़की का रिश्ता भी टूट जाता तो उसे बहुत बुरा समझा जाता। मेरी तो 2 मंगनियां टूटी थी। तीसरी बार मेरे पास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब कहीं और बात नहीं बनी तो मेरे अब्बू ने खुद मेरी अम्मी की खालाजाद बहन से रिक्वेस्ट किया कि मेरा रिश्ता काजिम के साथ जोड़। उनको प्रॉपर्टी में शेयर, मुझे ये घर, सब कुछ एक रिश्वत के तौर पे भी दिया। उस वक्त मुझे काजिम का मिजाज का नहीं पता था और ना ये पता था कि वो तो अपने किसी क्लास फेलो से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते। खाला ने तो ये रिश्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए जोड़ा था। शायद इसलिए आपने कभी डैड को मेहर का सच नहीं बताया। आपको डर होगा कि वो आप पे एतबार नहीं करेंगे। फारिस, शुरू से ही काजिम और मेरी शादी कभी खुशी नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे वो प्यार और एतबार नहीं दिया जो एक बीवी को मिलना चाहिए। खुद मुझे बताओ, अगर मैं हॉस्टल से एक बच्ची लेकर आती और
1 महीने के बाद मेरी शादी, तो बात तो मेरी किरदार पे ही होनी थी। और फिर मैं आपकी जिंदगी में चला आया और आपने डैड के रवैये को मेरी वजह से सैक्रिफाइस कर दिया। नहीं फारिस, तुम तो मेरे जीने की वजह बन। तुमने मेरी वजह से अपने डैड से बदतमीजी की। ये मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम अपने डैड के मुकाबले लो बेटे हो। मैंने डैड को नाराज नहीं किया, सिर्फ सच बोला। और आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहकर तो देखिए, दुनिया भी छोड़ दूंगा। पागलों वाली बातें मत करो, जो भी मुंह में आते बोल देते हो। मैं तो दुआ करती हूँ क्या कि तुम्हें मेरी जिंदगी में लग जाए। अब इसी बात पर एक अच्छी सी चाय तो पिला दें। ये रात को चाय पीने की आदत कहाँ से लगी है तुम्हें? देखिए, ये जो आशिक, शायर और लॉयर्स होते हैं ना, इनकी जिंदगी अधूरी है चाय के बगैर। बनाते ना। लव यू मॉम। आउच! एक तो साड़ी, ऊपर से इतनी भारी और फिर इतनी लंबी हील। भाई मुझसे तो ये चोंचले नहीं होते। उफ। अनाया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच्ची? सच्ची। भाई इसका तो मतलब हुआ कि कुछ मांगा जा सकता है। तारीफ करने की सजा देना चाहती हो? नहीं, मैं तो बस मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ। तो फिर कहो। मैं ना सोच रही थी तैमूर कि हम ना अपने कमरे का कलर स्कीम चेंज कर दें। और ये फर्नीचर भी ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं। अनाया, मैंने अभी ये सब कुछ चेंज कराया शादी के लिए। वो आपने अपनी और मेहर की शादी के लिए चेंज कराया था, मेरे लिए तो चेंज नहीं कराया था ना। मैं तो जब इस कमरे में एंटर होती हूँ तो एंटर होते साथ मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेहर का है यहाँ पे, मेरा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर तो मुझे देखकर भी ये लगता होगा, क्योंकि तुमसे पहले मेहर ही मेरी जिंदगी का हिस्सा थी ना। नहीं तैमूर, मैं तो चाह के भी ऐसा नहीं सोच सकती। आप तो सिर्फ मेरे हैं ना। वो तो मैं कभी कभी नीचे चले जाती हूँ ना, तो राबिया आंटी और मेहर मुझे ताने मारती हैं। पता है क्या कहती हैं? कहती हैं कि सब कुछ उनका था और मैंने जबरदस्ती कब्जा जमा लिया है। यार अनाया, तुम नीचे जाती ही क्यों हो? मुझे थोड़ी पता था बातें सुनने को मिलेंगी। मैं तो बस हालचाल पूछने जाती हूँ। देखो, मेहर ने ये सब कुछ चूज जरूर किया है, लेकिन यूज नहीं किया। देखा जाए तो तुम ही ये सब कुछ मेरे साथ यूज कर रही हो ना। ये सब कुछ तुम्हारा ही हुआ। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है तैमूर, लेकिन फिर भी आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने बाद। क्या? 6 महीने बाद? ऐसे ही अम्मी मुझे समझाती रहती है कि मैं मालकिन हूं इस घर की। इतनी सी बात तो आप मेरी मान नहीं सकते। बड़ी में आई मालकिन। इतना अच्छा रोमांटिक मूड था, सब खराब कर दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेहर का नाम मत लिया करो। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तैमूर, इसीलिए तो मैं उसकी हर याद को मिटा देना चाहती हूँ। आप समझते ही नहीं है मुझे। अच्छा छोड़े ना। अच्छा, और कैसी मैं लग रही थी आज? आप कह रहे थे ना अच्छी लग रही थी। बस ठीक लग रही थी। ठीक लग रही थी, हसीन लग रही थी मैं।
हर कोई मुझे ही देख रहा था, और ये झुमके तो क्या मैच किए। अनाया, बड़ी स्टाइलिश हो गई हो तुम तो। हातिम, हातिम, क्या ये जला हुआ ऑमलेट हातिम ने बनाया है? नहीं, मैंने बनाया है। आंच थोड़ी सी तेज हो गई थी। अगर आपको पसंद नहीं, मैं एक और बना देती हूँ। जो काम तुमसे होता नहीं है वो करती क्यों हो फिर? सारे का सारा घर हडाराम हुआ हुआ है। किस बात की तनख्वाह ले रहा हातिम? इसे बुखार हुआ हुआ है। इस घर में नौकरों तक का प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन मेरी हैसियत इस घर में सिर्फ धोबी के कुत्ते की तरह है। वलीमे में नहीं गया ना मैं, तो रफीक भाई ने और भावज ने पलट के फोन तक नहीं किया एक। और शफीक भाई को तो अपनी बेटी का ही बहुत दुख है, और एक मेरा बेटा है। तक की इज्जत का केस करने की धमकी दे रहा है मुझे। डीएनए टेस्ट से प्रूफ करेगा। बस एक काम तुमने जिंदगी में बहुत अच्छा किया है। जिस तरह फारिस के तुमने कान भरे ना मेरे खिलाफ, हैट्स ऑफ। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरी कोई औलाद ही नहीं, मैं बे औलाद हूं। अल्लाह ना करे, इस तरह की बात मत कीजिए। है आपका बेटा और बहुत इज्जत करता है आपकी। जिस तरह वो मेरी इज्जत कर रहा था वो तो मैं देख ही रहा था। सिर्फ जवान बेटे की मौजूदगी की वजह से तुम्हारा मैंने लिहाज किया, वरना मैं तुम्हें इस तरह ट्रीट करता कि तुम जिंदगी भर याद रखती। तुम्हारे किरदार का मैं किसी तरह भी यकीन कर भी लूं ना कर, लेकिन जो एतबार तुमने मेरा तोड़ा है, उसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। समझाओ मेहर को, जो हो चुका उसे भूल जाए। इस तरह कमरा बंद करके अपने दुख पे आंसू बहाती रहेगी तो और डिप्रेस हो जाएगी। जी, मैं इसलिए आया हूँ, मामू ने बताया मुझे सब। पहले तो तैमूर से शादी टूटने का दुख, और दूसरा दुख कि वो इस घर की बेटी नहीं है, टूट चुकी है, खामोश हो गई है। तुमसे तो वो शेयर करती है ना बातें, प्लीज उसकी हेल्प करो। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप प्लीज डिसहार्ट मत हो। कैसे ना हो, माँ हो। पैदा तो नहीं किया, लेकिन 24 साल अपने सीने से लगा कर पाला है मैंने उसे। अब माएं हिम्मत हार जाएंगी तो औलाद क्या करेगी? देखिए, मैं आपकी अजमत का फैन हूं। कम से कम आपने मेरे अब्बू की तरह शफीक मामू पर इल्जाम नहीं लगाया। इनफैक्ट आपने आराम से एडमिट कर लिया कि महर की मां ना होते हुए भी बस आप ही उसकी मां हैं। धचका तो मुझे बहुत जोर का लगा था, लेकिन जब सच जाना तो मलिहा और शफीक को मैंने बेकसूर पाया। बेटा समझाओ उसे, दरवाजा खुलवाओ। इस तरह कमरे में कब तक बैठी रहेगी? तुमसे तो वो शेयर भी करती है। जाओ मेरा बच्चा, देखो। एग्जाम्स में तो हमेशा टॉप करती हो, फिर कमरा बंद करके दुनिया से अलग होकर कौन सा वजीफा पढ़ रही हो? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी बेहद संजीदा हूं, बस संजीदगी से बात नहीं कर रहा।
बताओ मुझे, कमरे में बंद करके क्यों मामू और मामी को सजा दी? मैं बस खुद को इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं महर शफीक अंसारी नहीं, बल्कि महर वकार हूँ। बेकार है खुद को यकीन दिलाना। जो शख्स तुम्हारी माँ का हाथ छोड़कर चला गया, बताओ उसमें कोई वफा होगी? 24 साल हो गए मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए। एक दिन मैंने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं की। एक बार, एक सेकंड के लिए तुम अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देखो फारिस। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ। मैं तुम्हारी जगह पे खड़ा हूं। मेरी अम्मी भी इसी फेज से गुजर रही हैं। तुम्हारी और उनकी जर्नी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी के किरदार पर बहुत शक किया है। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी को मोहब्बत के नाम पर यूज किया, और मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी से कभी मोहब्बत ही नहीं की। तुम्हारे अब्बू ने बीच रास्ते में तुम्हारी माँ का हाथ छोड़ दिया, और मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को कभी हमसफर ही नहीं माना। दोनों साथ होकर भी साथ नहीं। आई एम सॉरी फारिस, मेरी वजह से पप्पू की भी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। तुम्हारी वजह से नहीं, एक मुख्तलिफ मिजाज के शख्स से शादी करने की वजह से। प्लीज, तुम मामू और मामी को दुख देने की वजह ना बनो। अपने रवैये से उनको एहसास मत दिलाओ कि वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है। नहीं फारिस, मैं उन्हें बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहती। मैं उन दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस उन लोगों से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मम्मा पापा तुम पप्पू मेरी जिंदगी में ना होते तो मेरा वजूद भी यहाँ ना होता। प्लीज ऐसे मत रहो, मेरा भी दिल रोता है। देखो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम कहो ना कहो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। And that's a promise. रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दर्द और एहसास के भी होते हैं। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जिंदा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम छोड़ दोगे तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी? मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुड गुड, कोई फिक्र शिक्र नहीं हो रही थी। मैं बस तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट लौटाने आया था। तैमूर अंसारी कोई दी हुई चीजें वापस नहीं लेता। अच्छा, तो अनाया को दे दो, वो रख लेगी। जब तुम्हें संभाल सकती है तो तुम्हारे कचरे को भी संभाल लेगी। इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को कचरा बोल रही है? क्या पता तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती हो वो ये अफोर्ड करना तो दूर की बात, ख्वाबों में भी नहीं देखते होंगे। वो अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थे। तुमने मेरी मोहब्बत को भी एक बिजनेस डील समझा।
लेकिन अफसोस की बात है तेनू, तुम्हारी ये इन्वेस्टमेंट किसी काम नहीं आई। छोटी बेगम साहिबा, ये सब कपड़े हटा दूं? हाँ अजमत, मेहर के जहेज के सारे कपड़े यहाँ से उठा के नीचे ले जाओ। ये भी ले जाओ और ये भी। खाला, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं मेहर के जहेज के तमाम ड्रेसेस नीचे भिजवा रही हूँ। उसे भी तो पता चले कि सरनेम बदल देने से औकात भी बदल जाती है। मुझे बता दिया होता, मैं कर लेती। अरे बेटा, तुम करो या मैं, एक ही बात है। कैसी बातें कर रही हैं? मेहर की जगह मुझे लेके आई हैं, तो अब सही से रिप्लेस तो करने दे उसे। सुनो अजमत, वो अलमारी से ना बरी के कपड़े भी निकाल के बाहर ले आओ। मैं अपना वार्डरोब पूरा नया बनाऊंगी। जी अच्छा। हाँ रखो नजर। ये अनाया, ये तो बिल्कुल नए हैं, ये तो तुमने अभी पहने भी नहीं बेटा। तो आपने मेरे लिए लिए भी तो नहीं थे ना खाला। ये सब कुछ तो मेहर की चॉइस का है। मैं मेहर की चॉइस से कपड़े क्यों पहनूंगी? बेटा, इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, इतने महंगे, ये सब अगर तुम मेहर को दे दोगी तो ये पैसे को आग लगाने वाली बात होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? अगर मैं अपने ऊपर थोड़े से पैसे खर्च कर दूंगी तो पैसों को आग लग जाएगी। आप शायद भूल रही हैं कि मैंने इस घर की इज्जत बचाई है, वरना कौन लड़की किसी और की शादी पे आके खुद शादी कर लेती है? हाँ बेटा, तुम्हारी इस बात के लिए तो मैं बहुत एहसानमंद हूँ, तुम्हारी मशकूर हूँ। लेकिन बेटा, ये सारे ड्रेस बहुत महंगे हैं, मैंने अपनी पसंद से बनाए थे। खाला, कसम से मैं पहन लेती, लेकिन मुझे तैमूर ने मना किया है। उन्होंने मुझे खास तौर पर समझाया कि खबरदार जो तुमने मेहर जैसे बनने की कोशिश की। और वैसे भी ये सब कुछ तो मेहर की पसंद से लिए थे ना आपने। उसी को दे देते हैं, बेचारी यतीम है, मस्कीन है, उसके काम आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, as you wish। बहुत चल गई आपकी खाला। आज से इस घर में सिर्फ अन्नाया चली।